एक तरफ आज गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण समिति के बैनर तले एक कार्यक्रम किया गया जिसमें तमाम जो गुर्जर समाज के नेता थे इकट्ठा हुए और इस एक मंच पर सचिन पायलट और विजय बैंसला एक साथ नजर आए। इस तरह की तस्वीरें कभी कभी देखने को मिलती है और जब विजय बैंसला ने समिति के इस कार्यक्रम को संबोधित करना शुरू किया तो सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगते दिखाई दिए। नारा लगा, सचिन पायलट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब एक मंच पर सचिन पायलट विजय बैंसला थे और विजय बैंसला ने जब अपना संबोधन शुरू किया और ये शोर उठा तो विजय बैंसला ने कहा कि हम भी सचिन पायलट के साथ हैं, आप चिंता मत करो। खैर, अब विजय बैंसला ने एक मंच से बात तो की, ये इशारा दिया, ये संकेत दिया, लेकिन इसके क्या राजनीतिक इक्वेशन भी, क्या राजनीतिक कोई नया संकेत इसको माना जाए या न माने जाए, ये एक सवाल इस कार्यक्रम से जरूर उठा। लेकिन आज के क्या सवाल हैं? राजस्थान में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले राजस्थान की सियासी तासीर जो है वो और गर्म होती जा रही है। विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है और सरकार अपनी रणनीति पर फोकस कर रही है कि किस तरीके से विपक्ष के जो मुद्दे अभी संभावित नजर आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए क्या, कैसे और क्या तैयारी की जाए। खैर, आज के सवाल आपको बता दूं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या जो सरकार है वो विपक्ष को उलझाने की रणनीति बना रही है? ये सबसे पहला सवाल है और ये हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे इस वीडियो में समझाएंगे। लेकिन उलझाना किस तरीके से? या तो सरकार से प्रश्न विपक्ष सदन में पूछे, मुद्दे उठाए, सरकार को घेरे और सरकार जवाब दे। लेकिन उलझाने का ये शब्द क्यों आया ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये कि विधानसभा सत्र से पहले नया दांव क्या नया खेला करेगा बीजेपी, या यूं कहें बीजेपी सरकार जो नई रणनीति के साथ सदन में विपक्ष के सवालों का सामना करने वाली है। उनका ये जो नया दांव है विपक्ष की रणनीति को धूल चटाने की, क्या वो कामयाब होगा और कोई बड़ा खेला कर दिया जाएगा? सवाल तीसरा, बीजेपी में अंदरूनी खींचतान पर ब्रेक लगाने का भी प्लान तैयार है क्या? देखिए, एक तरफ विपक्ष के सवालिया तीरों से निपटने की रणनीति सरकार तैयार कर रही है, लेकिन बीजेपी में भी तो खींचतान है, जिससे भले बीजेपी के नेता बार बार पल्ला झाड़ते रहे लेकिन उस खींचतान पर ब्रेक लगाने का फॉर्मूला भी क्या तैयार हो चुका है, जिसमें सरकार संगठन के समन्वय और समन्वय से निकले फॉर्मूले पर होने वाले बदलाव से क्या यह खींचतान रुक पाएगी? ये सवाल नंबर 3। और चौथा सवाल, बीजेपी के दो दांव विपक्ष का खेल करेंगे खराब? यह भी सवाल है कि कहीं ना कहीं देखिए, एक तरफ सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष बनाए बैठा है और कॉन्फिडेंस है कि इस बार डोटासरा साहब ने कहा था कि नानी याद दिला देंगे। क्या नानी याद दिलाने के सदन में सपने संजोए बैठे डोटासरा साहब, या विपक्ष की बात की जाए तो उन सपनों पर कहीं पानी ना फेर दें बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन की समन्वय वाली ये रणनीति? तो इन्हीं सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे और जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आगे वीडियो में बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। अब देखिए, विपक्ष बजट सत्र से पहले सदन में क्या रुख, क्या सवाल होंगे, इस पर विमर्श कर रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है और क्लियर मैसेज सड़क से भी दे रहा है। हर एक अपने बयान में कह रहा है कि देखिए, चाहे एसआई भर्ती का मुद्दा हो, स्कूलों को बंद किए जाने का मामला हो जिसमें राजस्थान में कई छात्र छात्राएं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके अलावा एमएसपी पर फसल खरीद का मसला हो, नए जिलों को रद्द किए जाने का मसला हो, कई मामलों पर यूटर्न का मसला हो और ईआरसीपी का भी एक मसला था, आपको याद होगा। इन तमाम मसलों को लेकर सवाल पूछने के लिए तैयार बैठी थी। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर ये कि भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और वो फैसला लिया
अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर पीकेसी यानी पार्वती कालीसिंह चंबल ईआरसीपी परियोजना जो थी, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था, उस परियोजना का नाम ही तब्दील कर दिया गया और नाम बदल करके इस परियोजना का नाम अब क्या रखा गया? इस परियोजना का नाम रखा गया रामजल सेतु लिंक परियोजना। अब इसे एक ट्रिब्यूट के तौर पर, भगवान श्री राम के ट्रिब्यूट के तौर पर प्रोजेक्ट करने में भजनलाल सरकार लगी हुई है। अब अयोध्या, राम मंदिर, भगवान श्री राम को लेकर बीजेपी का जो रुख है उससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन जो इस परियोजना का नाम बदला गया, क्या यह मास्टर स्ट्रोक सरकार के लिए साबित होगा? क्योंकि अगर अब ईआरसीपी को लेकर सवाल उठाएगी कांग्रेस पार्टी तो कहीं ना कहीं फिर उसी पिच पर आकर घिरती नजर आएगी, जिस हिंदू सेंटिमेंट की पिच पर आकर के लगातार कांग्रेस को एक के बाद एक, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, एक के बाद एक पटखनी देती बीजेपी नजर आती है। क्योंकि इससे पहले देखिए, इस मामले में एक व्यक्ति ने आरटीआई भी लगाई थी पीकेसी ईआरसीपी पर। केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ जो राजस्थान सरकार के समझौते हुए हैं, उस आरटीआई में यह जानकारी मांगी गई थी कि इसको पब्लिक कर दीजिए कि क्या कुछ समझौते हुए हैं, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो अनुबंध है केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के साथ हुआ है। लेकिन उस आरटीआई के जवाब में कहा गया कि जो भारत की अखंडता, प्रभुता को ध्यान में रखते हुए यह जानकारी साझा नहीं की जा सकती। और विपक्ष इसको लेकर बड़ा उत्साहित था कि देखिए, ईआरसीपी पर कुछ भी बताना नहीं चाहती सरकार पब्लिक डोमेन में, इसलिए अब सदन में मुद्दा विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उससे पहले ही बीजेपी सरकार ने इसको लेकर खेल कर दिया। अब ईआरसीपी पर जितने तीर चलाएगी कांग्रेस पार्टी, या यूं कहें कि विपक्ष, वो तीर कहीं ना कहीं बैकफायर राम लला के, यूं कहे कि एक तरीके से कहा जाए तो भगवान श्री राम के मुद्दे पर कांग्रेस पर ही बैकफायर करते नजर आएंगे। और बीजेपी सरकार यह अच्छी तरीके से जानती है। तो एक बार फिर से क्या उसी पिच पर हिंदुत्व के मुद्दे पर सदन में अपने सवालों के हथियार डालने पर कांग्रेस मजबूर हो जाएगी, या उसी मजबूती के साथ ईआरसीपी को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के साथ हुए समझौतों पर सवाल उठा पाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वाकई क्या इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को, विपक्ष को एक उलझन की स्थिति में बीजेपी सरकार ने डाल दिया है। मुद्दे तो कई और हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं विपक्ष में जो शोर सुनाई देगा, उस शोर में कांग्रेस पर ही कई सवाल खड़े होते नजर आएंगे और एक नैरेटिव फिर से वो बनता नजर आएगा जिसमें हिंदुत्व के मामले पर कांग्रेस बैकफुट पर आ सकती है। अब ये दांव चल दिया है, हालांकि कितना कारगर ये सदन में साबित होगा ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। और भी कई मामले देखिए, विपक्ष की तरफ से जो है सवाल उठाया गया, क्योंकि सरकार की तरफ से यह कह दिया गया कि इस बार जो बाजरे की माफ कीजिएगा फसल है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार नहीं खरीदेगी। अब इसको हाथों हाथ ये मुद्दा जो है हाथों हाथ उठाया कांग्रेस पार्टी ने। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देखिए, उनकी गारंटी तो जुमला साबित हो गई। अब इस पर सरकार के मंत्री किस तरह से सफाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारा यह है कि जो श्री अन्न के नाम से मोटा अनाज को बढ़ावा देने की जो बात है, उस पर केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है। निश्चित ही हमारे राजस्थान के अंदर तो मोटे अनाज के जो उपयोग है उस पर हम लोगों को, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, हम भी करते हैं, दैनिक जीवन में उसका उपयोग करना भी चाहिए। लेकिन फिर भी निश्चित रूप से एमएसपी पर खरीदा जाना भी चाहिए। हमारी सरकार के सामने हमने बात रखी भी है, आने वाले समय में निश्चित इस पर कोई उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। तो अविनाश गहलोत का, मंत्री साहब का ये गोलमोल जवाब सुनकर आपके गले भी उनका ये जवाब जो है
नीचे नहीं उतरेगा कि आखिर एमएसपी पर खरीद का जब दावा किया गया था, गारंटी दी गई थी, फिर क्यों एमएसपी पर खरीद बाजरे की नहीं सरकार इस बार करने जा रही है? इसको लेकर कोई कॉन्क्रीट जवाब सरकार के पास नहीं है और विपक्ष के सामने ये मुद्दा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भी सरकार पर तीर चलाएगी, लेकिन इनका कितना असर होगा? एसआई भर्ती मामले को लेकर जो 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने का मामला है, उस पर इस बार सरकार ने जो यू टर्न लिया है और इस पूरे मामले जो न्यायालय में, या यूं कहें कि एक जुडिशियल परिधि में आकर फंसकर रह गया है, उस पर विपक्ष जो सवाल सदन में उठा था, क्या वो उतनी कारगर तरीके से उठा पाएंगे जब बीजेपी सरकार का फोकस ईआरसीपी जैसी परियोजनाओं का जो नाम बदला और उस नाम बदल करके हिंदुत्व का कार्ड जो खेला, जब बीजेपी सरकार का फोकस उस हिंदुत्व के कार्ड पर रहेगा तो क्या ये मुद्दे सदन में उतने कारगर साबित हो पाएंगे क्या? दूसरा एक और पहलू है, ये तो रही सरकार की बात, किस तरीके से विपक्ष को उलझाने की रणनीति तैयार की है सरकार ने, लेकिन बीजेपी के भीतर जो खींचतान चल रही है, क्या उसमें भी ब्रेक लगाने का समय और फॉर्मूला दोनों तैयार हैं? क्योंकि हाल ही में देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की। दिल्ली दौरे भी वसुंधरा राजे के पूर्व के दिनों में हुए हैं और ये कयास लगाए जा रहे थे, चर्चाएं चल रही थी कि शायद वसुंधरा राजे के अच्छे दिन अब आ रहे। अब फिर से वो होल्ड अपना जमाने में कामयाब बीजेपी के भीतर, राजस्थान बीजेपी के भीतर सरकार में शायद कामयाब होती दिख रही है। और चर्चा यह है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है, हो सकता है कि बजट सत्र के बाद ये कैबिनेट का एक्सपेंशन हो और इसमें वसुंधरा खेमे के कई विधायकों को कैबिनेट में जगह मिल जाए। मसलन श्रीचंद कृपलानी, बाबू सिंह राठौर, इस तरह के कई और नेता जो काफ़ी करीबी वसुंधरा राजे के हैं, उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। तो क्या ये भी एक तरकीब बीजेपी सरकार संगठन के साथ समन्वय बनाकर उस खींचतान को कंट्रोल करने के लिए कर रही है, जो खींचतान बीजेपी के अंदर लगातार चल रही है? और मैं खींचतान बार बार क्यों कह रहा हूं, भले ये सतह पर दिखाई ना दे, पब्लिक डोमेन में बीजेपी की खींचतान ना आए, लेकिन जिस तरीके से अंदर खाने बीजेपी के भीतर विधायकों की नाराजगी है, वो बार बार हर मंच पर सामने आई, मुख्यमंत्री के साथ बैठकों में सामने आई है। किस तरीके से अधिकारी सुनते नहीं हैं, मंत्री जो हैं वो विधायकों की बातों को अनदेखा करते हैं। ये तो खुले तौर पर तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के, वो रखते अपनी बात आए हैं। इससे पहले बीते सत्र में जिस तरीके से बीजेपी के अपने ही विधायकों ने लगभग 80 के आसपास कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा करके सरकार को एक तरीके से मुश्किल में डाल दिया था, सरकार के लिए किरकिरी खड़ी कर दी थी, क्या उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कैबिनेट एक्सपेंशन और उसमें वसुंधरा खेमे को तरजीह देने की तरकीब क्या सरकार और संगठन में समन्वय स्थापित कर पाएगी? ये भी सवाल है। खैर, इन्हीं जानकारियों के साथ फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। इनसाइड स्टोरी की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।